हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मार्क्सवाद के तीसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मार्क्सवाद के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि मार्क्सवाद के इंट्रोडक्शन है और उनके कुछ रचनाएं भी हैं और जो है इनकी जो सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं और रचनाएं जो है इनकी, किन रचनाओं में किन सिद्धांतों को इन्होंने व्याख्या किए हैं। और पहला जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी जो है पढ़ा चुकी हूँ दूसरा पार्ट में। अब तीसरा पार्ट में जो है द्वंद्वात्मक विकास के नियम, इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल इवोल्यूशन मार्क्स ने जो दिया था, आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और इसके दूसरा जो सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद, आज इन्हें हम लोग पूरी करेंगे। तो द्वंद्वात्मक विकास के जो नियम है, इसमें पहला नियम है विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। दूसरा, परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, यानी इसमें कहा गया है कि मात्रा में भारी परिवर्तन से गुण में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे जल गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है निषेध का निषेध नियम। इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता है, अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। अब आइए इनका जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, आइए हम इस बात को जानते हैं। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। मार्क्स की धारणा है कि मानव इतिहास में होने वाले विभिन्न परिवर्तन और घटनाएं भौतिक व आर्थिक कारणों से होती है। अतः मार्क्स जो है इस बात से सहमत नहीं होते हैं और इतिहास का कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का ये परिणाम है। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इतिहास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है, चौथी अवस्था चल रही है और 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी है। तो आइए हम जानते हैं कि मार्क्स ने जो इतिहास के 6 अवस्था को बताए हैं, तो ये 6 अवस्था कौन कौन सी है। पहला इन्होंने बताया आदिम साम्यवादी अवस्था, इसका डिटेल्स आगे मैं बताऊंगी। दूसरा दास अवस्था, तीसरा सामंती अवस्था, चौथा जो है पूंजीवादी अवस्था। इस अवस्था में मार्क्स ने कहा है कि 3 अवस्था गुजर चुकी है, चौथी अवस्थाएं जो है चल रही है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है। और जो 2 अवस्था आने वाली है, उनके बारे में जो कहा है वो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व एवं समाजवाद। छठा जो है साम्यवादी अवस्था। अब आइए हम जानते हैं मार्क्स के अनुसार समाज के 2 भाग है, वो कौन सी 2 भाग है। पहला आधार, दूसरा अधिरचना। आधार में इन्होंने कहा है कि वह अर्थव्यवस्था व उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है जिस अधिरचना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था को सम्मिलित करता है। मार्क्स के अनुसार आधार जो है अर्थात अर्थव्यवस्था व प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं, और जो शोषक वर्ग के अधीन कार्य करता है उसे शोषित वर्ग कहते हैं। अब जो है
इतिहास की आर्थिक व्याख्या के बारे में जानते हैं। इसका जो डिस्कशन है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री क्या कहा है। इसमें कहा है कि मानव जीवन और सभ्यता का विकास ईश्वर या महापुरुष के विचारों व कार्यों का परिणाम नहीं होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के निश्चित नियम है और इस प्रक्रिया का संचालक आर्थिक तत्व है। उन्होंने जो है कहा है कि राज्य का या समाज का या सभ्यता का या मानव जीवन का जो निर्माण है या विकास है, ये कोई ईश्वर या कोई महापुरुष के विचारों का या कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित नियम है और यह प्रक्रिया एक आर्थिक तत्व के तहत जो है होता है। दूसरा है कि प्रत्येक युग में सामाजिक व राजनीतिक अवस्था पर उसी का नियंत्रण रहता है जिसका आर्थिक अवस्था पर नियंत्रण होता है। तीसरा है आर्थिक परिवर्तनों से राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन होता है। चौथा है आदिम साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद तक वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। आगे है इतिहास की आर्थिक व्याख्या से मार्क्स जो है पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की घोषणा करता है। अब आइए हम जानते हैं कि मार्क्स ने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है, इसमें इनका आलोचना क्यों हुआ है। पहला आलोचना, आर्थिक तत्वों पर अधिक और अनावश्यक बल देना। आलोचकों का कहना है कि मार्क्स ने सबसे ज़्यादा आर्थिक तत्व पर ही जो है इतना बल दिया है जो कि उतना आवश्यक नहीं है। दूसरा, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं संभव हुई है, ये सारी घटनाएं आर्थिक आधार पर ही हुआ है, ये कदापि सत्य नहीं है और संभव नहीं है। आगे है इतिहास निर्धारण में संयोग तत्व की उपेक्षा। आलोचकों का कहना है कि इतिहास का जो निर्धारण हुआ है उसमें कुछ संयोग जो तत्व होते हैं, जिन्हें कि ऊपर में जो मैंने बताई थी कि मार्क्स ने जो है ईश्वर और कोई महापुरुष जो है इस मानवीय जीवन की कल्पना की है या इसके बारे में जो है इन्होंने जो विरोध किया है, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि इतिहास निर्धारण में संयोग तत्व की पूरी जो है उपेक्षा की गई है, जो ये सत्य नहीं है। आगे है मानवीय इतिहास के कार्यक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। अगला है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं हो सकता है। अगला है आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। आगे इतिहास की धारणा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। ये जो है आर्थिक व्याख्या के संबंध में मार्क्स की विचारधारा है। अब जो है मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, इस संबंध में मार्क्स ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद व अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रथम वाक्यांश में कहता है कि अब तक का समाज का जो इतिहास है वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। एंगल्स अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट और पॉवर्टी एंड स्टेट में लिखता है कि पहली शोषक संस्था परिवार है और पीड़ित वर्ग महिला है। एंगल्स के अनुसार हल के साथ निजी संपत्ति का उदय हुआ है। निजी संपत्ति के उद्भव के साथ वर्ग संघर्ष का उदय हुआ और वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ। वर्ग क्या है? मार्क्स के अनुसार जिस समूह के एक समान आर्थिक हित होते हैं
उसे वर्ग कहते हैं। श्रमिक, जैसे श्रमिक है यानी लेबर, दूसरा पूंजीपति, तो ये है वर्ग, एक श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। संघर्ष, स्ट्रगल क्या है? संघर्ष का व्यापक अर्थ असंतोष होता है, रोष और असहयोग, ये संघर्ष है। अब आइए वर्ग संघर्ष की जो आलोचना दिया है आलोचकों ने, क्या क्या कहा है। पहला है एकांगी और दोषपूर्ण। वर्ग संघर्ष के आलोचकों का कहना है कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है ये एकांगी और दोषपूर्ण है। दूसरा, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व है वो सहयोग से संभव है, ना कि हमेशा संघर्ष से ही संभव हो सकता है। तीसरा है, समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते हैं। मार्क्स ने जो दो वर्ग दिए हैं, एक श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग, तो आलोचकों का कहना है कि मार्क्स का ये जो दो वर्ग है ये पूरी तरह जो है सत्य नहीं है, क्योंकि समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं होते हैं, कई और भी रहते हैं। चौथा है, सामाजिक व आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। आगे है, क्रांति श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से संभव होता है और समस्त इतिहास वर्ग का इतिहास नहीं होता है। आगे है, मार्क्स के इस सिद्धांत ने वर्ग श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न करना, ये जो है वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत दिए हैं मार्क्स ने, उसकी आलोचना आलोचकों ने जो किया है उसी के बारे में है। आज इतना ही, आगे जो है इसके बारे में अगले वीडियो में मैं दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।